हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रमुख पाकिस्तानी कारोबारी ने कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ। कह दिया हर मोर्चे पर जीत रहा है भारत, दुनिया उससे कुछ सीखे। जी हां दोस्तों, खुद पाकिस्तानी कारोबारी ने यह तारीफ की और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर समुद्र में चीन के पांव उखाड़ने की भारत की रणनीति आ रही है काम। फिजी ने ड्रैगन के खिलाफ उठाया ये बड़ा कदम। बताएंगे दोस्तों क्या कदम उठाया गया है फिजी के द्वारा, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां रूस नहीं कर पा रहा भारत को पर्याप्त हथियार की सप्लाई, तो मोदी सरकार ने अब उठा लिया ये कदम। और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर 2000 रुपए के नोट की वापसी पर बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से मांगी है ये बड़ी रिपोर्ट। बताएंगे क्या है बड़ी खबर, सारी जानकारी बताएंगे दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अगर अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां प्रमुख पाकिस्तानी कारोबारी ने की पीएम मोदी जी की जमकर तारीफ। कहा हर मोर्चे पर जीत रहा है भारत, दुनिया उससे कुछ सीखे। जी हां, पाकिस्तान के एक जाने माने अमेरिकी कारोबारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत हर मोर्चे पर जीत हासिल कर रहा है और दुनिया को उससे सीख लेने की आवश्यकता है। इस कारोबारी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति दुखद एवं भयावह है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता साजिद तरार ने कहा है कि इस महीने के अंत में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के आमंत्रण पर मोदी जी 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर रहने वाले हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि ये मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा होगी और भारत की विदेश नीति की कल्पना कीजिए कि वे यानी अमेरिका उसे नाटो प्लस सदस्यता की पेशकश कर रहे हैं। भारत की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो रशिया के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। तरार प्रतिनिधि सभा की चाइना मामलों से संबंधित प्रवर समिति द्वारा पारित हालिया प्रस्ताव का जिक्र कर रहे थे, जिसमें सिफारिश की गई है कि भारत को नाटो प्लस सदस्यता में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने पीटीआई भाषा को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि साथ ही भारत के पास पहले से ही ब्रिक्स ब्लॉक है, उनके पास पहले से ही G20 है, उनके पास पहले से ही शंघाई सहयोग संगठन SCO है। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो तारीफ की गई है प्रमुख पाकिस्तानी कारोबारी के द्वारा, अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में 2013 के बाद से भारत में लगातार विकास हुआ है दोस्तों, और आज अमेरिका जैसे आर्थिक रूप से मजबूत देश की भी हालत डमाडोल है और उसकी भी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, उसके बावजूद भी अपना भारत ऐसे समय में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में मेरा भारत महान और मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां समुद्र में चीन के पांव उखाड़ने की भारत की रणनीति आ रही काम। फिजी ने ड्रैगन के खिलाफ उठाया ये बड़ा कदम। जी हाँ, क्या प्रशांत क्षेत्र से चाइना के पांव उखाड़ने की भारत की रणनीति रंग लाने लगी है। पैसिफिक आइलैंड के जिन 14 देशों पर चाइना डोरे डालने की कोशिश में लगा हुआ है, उनमें से एक फिजी ने उसे तगड़ा और बड़ा वाला झटका दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका को घेरते हुए समुद्र में अपना दबदबा बनाने के इरादे से चीन लंबे समय से प्रशांत क्षेत्र के छोटे छोटे द्वीपों को अपने साथ मिलाने में लगा हुआ है, मगर भारत ने भी इसकी काट ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी है। अब फिजी ने चाइना के साथ पुलिस एक्सचेंज एग्रीमेंट को रोक दिया है और साफ कहा है कि इसे रद्द करने पर सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी। दूसरे देशों में चीन के घुसने की आदत कभी नहीं जाएगी। इसी का ताजा नमूना है कि फिजी में पुलिस प्रशासन में भी उसका दखल है। साल 2011 में फिजी की तानाशाही सरकार ने चीन के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत फिजी के अधिकारियों की ट्रेनिंग चाइना में होगी। यही नहीं, फिजी में चीनी अधिकारी भी नियुक्त होंगे, मगर अब इस प्रोग्राम को रोक दिया गया है। जी हाँ, बीते कुछ समय से भारत लगातार फिजी के साथ बातचीत कर रहा है। फरवरी महीने में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने फिजी का दौरा किया था। इस दौरान फिजी के प्रधानमंत्री ने भारत को अपना पुराना और विश्वसनीय दोस्त बताया था। जयशंकर जी ने यह भी कहा था कि जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो फिजी सबसे अहम साझेदार के रूप में सामने आता है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है। ऐसे में दोस्तों चाइना अब लगातार बौखलाता जा रहा है और फिजी ने दोस्तों अपना काम कर दिया और भारत खुश होता नजर आ रहा है। ऐसे में भारत की वाकई में दोस्तों विदेश नीति तो माननी पड़ेगी। पूरे विश्व में ऐसी विदेश नीति नहीं है जैसी भारत की है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीनी कर्नल ने भारत को ललकारा। आखिर चीन की सेना और इंडियन आर्मी में कौन कितना ताकतवर है आपको हम बता दें दोस्तों। सिंगापुर में पिछले हफ्ते शांग्री ला डायलॉग में बोलते हुए चीन के एक सीनियर कर्नल ने भारत की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाने की कोशिश की और कहा चूंकि भारत चीन की बराबरी नहीं कर सकता इसलिए चीन को भारत से खतरा नहीं है। चीनी सेना के कर्नल के बयान में ड्रैगन का घमंड झलकता है और एक तरह से चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उसके लिए भारतीय सेना को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। चीनी कर्नल
का कहना था कि भारत के पास जो रक्षा उद्योग और हथियार प्रणाली है वो चीन की बराबरी नहीं कर सकता है, इसीलिए चीन को भारत से कोई खतरा नहीं है। लिहाजा आपको बताते हैं दोस्तों कि चाइना और भारतीय सेना की तुलना करके कि कौन ताकतवर है। दरअसल क्षेत्रफल के लिहाज से चाइना भारत से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, लिहाजा चीन को भारत से 3 गुना ज्यादा अपनी सीमा की सुरक्षा करनी पड़ती है। इसके साथ ही भारत को मुख्य तौर पर हिमालयन क्षेत्र में ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां पर चीन और पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो वहीं बात समुद्री क्षेत्र की करें तो भारत को हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मुख्य तौर पर समुद्री सुरक्षा पर ध्यान देना होता है। तो वहीं भारत के सिर्फ 2 ही दुश्मन हैं, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान, लेकिन चीन की आक्रामकता ने उसके कोई यानी बहुत सारे दुश्मन बना दिए हैं, जैसे भारत, ताइवान, जापान, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम और लाओस। दक्षिण कोरिया ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन का गंभीर सीमा विवाद है और इनमें से ज्यादातर देशों के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। चीन के 17 देशों के साथ सीमा विवाद है, लिहाजा 17 देशों से लगती सीमाओं के पास चीन को अपने सैनिकों को सुरक्षा करने के लिए तैनाती करनी पड़ती है। इसके अलावा चीन समुद्र में भी कई देशों से उलझता रहता है। दक्षिण चीन सागर में चाइना का विवाद कई देशों से चलता रहता है। फिलीपींस के साथ चाइना का स्कारबोरो और स्प्रेटली आइलैंड द्वीप को लेकर गंभीर सीमा विवाद है और हाल ही में फिलीपींस ने अमेरिका के साथ सैन्य समझौता भी किया है। इसके अलावा मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई के साथ समुद्री विवाद है। लिहाजा भारत और चाइना की सेना के बीच जब तुलना होती है तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि आकार में चाइना की सेना भले ही विशाल काय लगेगी, लेकिन चीन की सेना को इतने ज्यादा मोर्चों पर भी तैनात रहना होता है। उसकी सेना बड़ी जरूर है दोस्तों, लेकिन उसके साथ चुनौती भी बहुत है। दोस्तों बता दें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक सैन्य ताकत के मामले में चाइना विश्व में तीसरा स्थान है, जबकि भारत चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रशिया है। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद जब सैन्य ताकत की लिस्ट अपडेट होगी तो इसमें परिवर्तन आने की संभावना है, क्योंकि युद्ध में रशिया की सेना को काफी नुकसान हुआ है। अब दोस्तों हम आपको यानी आपसे ये सवाल पूछते हैं कि भारत और चाइना की सेना में सबसे पावरफुल सेना आपको कौन लगती है? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या भारतीय सेना चाइना को धूल चटा सकती है? दोस्तों देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता अपने भारतीय सेनाओं को लेकर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां कश्मीर से 630 जायरीनों का पहला जत्था हज यात्रा के लिए सऊदी हुआ रवाना। 291 महिलाएं भी शामिल। जी हां, मुस्लिम समुदाय की सबसे पवित्र यात्रा हज की शुरुआत आज श्रीनगर हवाई अड्डे से यात्रियों के पहले जत्थे की रवानगी से हुई। जम्मू कश्मीर से 600 से अधिक जायरीनों बोले तो तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था हज यात्रा के लिए बुधवार को सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि करीब 630 जायरीन 2 विमानों से रवाना हुए हैं। एक विमान में 315 यात्री थे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां रशिया नहीं कर पा रहा भारत को पर्याप्त हथियार सप्लाई, मोदी सरकार ने उठाया ये कदम। जी हां, यूक्रेन के साथ युद्ध और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के कारण रशिया भारत को पर्याप्त हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सेना को पर्याप्त हथियार आपूर्ति हो, इसके लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जर्मनी के साथ एक समझौता कर रही है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर भारत में डीजल संचालित पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे। सेना के महत्वपूर्ण हथियारों के लिए भारत दशकों से रशिया पर निर्भर रहा है। हथियारों के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था सिपरी के मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा हथियार रशिया निर्यात करता है, लेकिन पिछले 1 साल से जारी रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रशिया भारत को हथियारों की पर्याप्त डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। मार्च में संसदीय समिति ने भारतीय वायुसेना के हवाले से बताया था कि रशिया ने इस साल हथियारों की बड़ी खेप डिलीवरी की योजना बनाई थी, लेकिन वो इसे यूक्रेन युद्ध के कारण डिलीवर नहीं कर पाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी बताया था कि वर्तमान में रशिया के साथ सबसे बड़ी डील S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की है। भारत ने रशिया से $5.4 अरब में 5 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, लेकिन अभी तक 3 ही डिलीवर हो पाई है। ऐसे में भारत हथियारों के लिए रशिया पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। जर्मन और भारत संयुक्त रूप से बनाएंगे डीजल संचालित पनडुब्बी। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। दोनों देशों के प्रमुख अधिकारियों ने कहा है कि इसी दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी जर्मनी की सरकारी न्यूज प्रसारक ARD से बात करते हुए कहा है कि बुधवार को जब वो मुंबई आएंगे तो ये सौदा मुख्य एजेंडे में होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की मूंछ पर हुआ बवाल। 16 साल के लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज डाला जेल। बता दें, तुर्की की सत्ता के बेताज बादशाह बन गए राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगन की मूंछ पर बवाल मच गया है और तुर्की की पुलिस ने 16 साल के एक लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जी हां, तुर्की के अधिकारियों ने मंगलवार को राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगन के पोस्टर पर मूंछ बनाने वाले 16 साल के एक लड़के को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की
में हाल ही में खत्म हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनके पोस्टर पर 16 साल के लड़के ने मूछें बना दी थी। तुर्की से निकलने वाले अखबार बीरगुन, कुम्हुरियेट और निजी टीवी स्टेशन हल्क टीवी सहित विपक्ष के करीबी कई मीडिया हाउस ने रिपोर्ट में कहा है कि तुर्की के दक्षिण पूर्वी शहर में मेरसिन शहर में लड़के ने राष्ट्रपति के पोस्टर के साथ छेड़छाड़ की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ मूछ बनाने के चक्कर में दोस्तों उसको जेल में डाल दिया गया। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी मानते हैं ये तानाशाही है और कुछ नहीं, तो कमेंट में तुर्की के राष्ट्रपति को लेकर अपने राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां नेपाल में फिर गूंजा अखंड भारत वाला मुद्दा। पीएम प्रचंड ने संसद में किया आलोचकों का मुंह बंद। बता दें, देश की नई संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे पर मचे बवाल के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आलोचकों और विपक्षी नेताओं का मुंह बंद कर दिया है। नेपाली पीएम ने अपने देश की संसद भवन में इस पर जवाब दिया। पुष्प कमल दहल ने संसद में बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को भारत सरकार के सामने रखा था। भारत की ओर से साफ कहा गया है कि ये एक सांस्कृतिक नक्शा है, ना कि राजनीतिक। अखंड भारत के नक्शे पर नेपाल के विपक्षी नेताओं ने उस समय बेवजह मुद्दा बना लिया था जब नेपाली प्रधानमंत्री भारत आए हुए थे। प्रचंड ने कहा कि भारत में नक्शे के बारे में बात करते हुए उन्हें बताया गया है कि ये कल्चरल मैप है। उन्होंने ये मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी उठाया था। बता दें कि नई संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे से न सिर्फ नेपाली विपक्षी नेताओं बल्कि पाकिस्तान के भी पेट में दर्द हुआ था। अखंड भारत के नक्शे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के कुछ हिस्सों समेत कई देशों को प्राचीन भारत का ही हिस्सा बताया गया है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, जहां भारतीय संसद में अखंड भारत के नक्शे पर अब बांग्लादेश भी भड़क उठा है। दोस्तों बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत से मांगा है जवाब। जी हां, अब बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम ने कहा है कि हमारी सरकार ने भारत सरकार से इस पूरे मामले में सफाई मांगने जा रही है। बहरहाल दोस्तों इस नक्शे को लेकर आपका जवाब देना चाहेंगे। दोस्तों इन सारे जो इस पर विरोध कर रहे हैं बताइएगा जरूर। दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान ने 9 मई की हिंसा से पहले की 215 कॉल। क्या कप्तान ही है विद्रोह के मास्टरमाइंड? सेना ने खाई बदले की कसम। सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से दोस्तों, जहां पाकिस्तान की सेना इमरान खान और पीटीआई कार्यकर्ताओं को 9 मई की हिंसा के लिए बिल्कुल भी रियायत देने के मूड में नहीं है। टॉप अधिकारियों ने बुधवार को सैन्य संस्थानों के खिलाफ नफरती और राजनीतिक रूप से प्रेरित विद्रोह को भड़काने वाले सभी मास्टरमाइंड को कानून के फंदे में कसने की कसम खाई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR की एक प्रेस रिलीज के अनुसार रावलपिंडी स्थित जनरल हेड क्वार्टर यानी GHQ में 81वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान ये प्रण लिया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने की, जिसमें पाकिस्तानी सेना के सभी फॉर्मेशन कमांडर मौजूद थे। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार फोरम ने 9 मई काला दिवस की घटनाओं की निंदा की और सख्त लहजे में अपना संकल्प दोहराया कि स्मारक को, जिन्ना हाउस और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वालों को निश्चित रूप से न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ट्विटर पर शेयर एक फ्लो चार्ट दावा करता है कि इमरान खान ने जिन्ना हाउस में हिंसा की साजिश रची और इसके लिए उन्होंने 8 से 9 मई को 215 कॉलें की थी, जबकि इमरान खान ने कहा था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं। साथ ही साथ दोस्तों पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर है, इमरान खान पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराने वाले वकील को गोलियों से भून डाला गया। जी हां, इमरान खान पर देशद्रोह का मामला सामने आने और उनके अदालत में जाने के बीच पाकिस्तान में भयानक हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसी बीच ताजा जानकारी के अनुसार जिस वकील ने इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया था, उस वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने वकील पर गोलीबारी की, जिससे वकील की मौत हो गई। जिस समय हमलावरों ने वकील को घेरा उस वक्त वे अदालत जा रहे थे। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बताते, जहां चाइना की इस चाल से सहमा अमेरिका खेती के लिए दूसरे देशों में क्यों जमीन खरीद रहा है। ड्रैगन बता दे, भारत का पड़ोसी मुल्क चीन अक्सर अपने विस्तारवादी नीति बोले तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से दुनिया के अन्य देशों के निशाने पर रहता है। आपको बता दें कि चाइना ने दुनिया के अलग अलग देशों में खेती के लिए काफी जमीनें खरीद रखी हैं। जमीन लीज पर देने वाले देशों में अमेरिका भी शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में कई देशों ने खेती के लिए जमीनें खरीद रखी हैं। अमेरिका में जमीन खरीदने के मामले में चीन 18वें नंबर पर आता है। अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन ने कई गरीब अफ्रीकी देशों में भी खेती के लिए जमीन खरीद रखी है। दूसरे देशों में जमीन खरीदने की बात करें तो चीन के पास अब तक 3,84,000 एकड़ जमीन अलग अलग देशों में है, जिसकी कुल कीमत $2.5 मिलियन है। कई अमेरिकन स्टेट्स अब ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिसके तहत अब चीन जमीनें खरीद ही नहीं पाएगा। क्या है दोस्तों एक्सपर्ट्स की इस पर राय बता दें। कई कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि खेती के लिए जमीन लेने का सिलसिला साल 1990 से शुरू हुआ था। कई अमीर मुल्क दूसरे गरीब देशों से लीज पर जमीन लेते हैं और खेती करते हैं। गरीब मुल्कों को यह फायदा का सौदा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमीर मुल्क इन विदेशी जमीनों पर ऐसी फसलें
फसलें उगाती है जिन पे पानी की खपत ज्यादा होती है, जैसे चावल, कपास और कॉफी। इन फसलों की एक ही जमीन पर लगातार खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होने लगती है और भी कई नुकसान है दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन की करीबी से घबराए जो बाइडेन, सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री MBS के साथ हुई खास मीटिंग। जी हां, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। अमेरिका और सऊदी अरब के संबंधों में कई मुद्दों को लेकर व्याप्त तनाव के बीच ब्लिंकन मंगलवार को सऊदी अरब पहुंचे। विदेश मंत्री बनने के बाद सऊदी अरब की ये उनकी दूसरी यात्रा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अनुसार ब्लिंकन और शहजादे MBS ने बुधवार सुबह मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया और उससे परे स्थिरता, सुरक्षा तथा समृद्धि को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं के बीच इजराइल को लेकर भी बात हुई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इस बात पर भी जोर दिया कि मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर प्रगति से हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। सऊदी अरब ने एक बयान में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की पुष्टि की है। हालांकि बैठक के संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, कनाडा में 700 भारतीय छात्र आखिर क्यों फंसे मुसीबत में, जमकर हो रहा है प्रदर्शन, क्या है पूरा मामला बता दें। कनाडा में पढ़ाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स में से तकरीबन 700 मुसीबत में हैं। खबरें हैं कि कनाडाई सरकार उन्हें अपने यहाँ से निकालेगी। डिपोर्ट किए जाने के डर से सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट ने कनाडा में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। द कैनेडियन प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में PM जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली सरकार ने भारत के 700 स्टूडेंट्स को अपने देश से डिपोर्ट करके वापस भेजने का फैसला कर लिया है। दरअसल इन सभी स्टूडेंट पर फर्जी ऑफर लेटर के माध्यम से एडमिशन लेने का आरोप है। इसी सिलसिले में पहले वहां से पंजाब की रहने वाली लवप्रीत सिंह को डिपोर्ट किया गया और उसके बाद जल्द ही 1 दर्जन छात्रों को और भारत वापस भेजने की तैयारी है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां दक्षिण अमेरिका के इस देश में 27% लोग भारतीय। राष्ट्रपति भी हिंदू द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहली बार पहुंची। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश सूरीनाम में भारतीय मूल के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। सूरीनाम एक ऐसा देश है जहाँ की आबादी में 18% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। हमारी राष्ट्रपति वहाँ की यात्रा पर गई हुई है। भारतीय राष्ट्रपति का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम की यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। एक ट्वीट में बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 दिवसीय यात्रा पर सूरीनाम पहुंची है। सूरीनाम में सूरीनाम के प्रोटोकॉल चीफ और भारत के राजदूत ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वहां उपस्थित जवानों ने उन्हें सैल्यूट भी किया। एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा पर सूरीनाम के पारामारिबो पहुंची है और ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की सूरीनाम की यात्रा 5 साल बाद हुई है। इससे पहले भारत से सूरीनाम के आखिरी राष्ट्रपति की यात्रा 2018 में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। राष्ट्रपति संतोखी वहां भारतीय राष्ट्रपति के साथ आधिकारिक वार्ता करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया भारत। सिंधिया ने कहा अगले 5 साल में 200 से अधिक हवाई अड्डे होंगे। जी हाँ, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा है कि भारत में अगले 5 साल में 200 से भी अधिक हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और जलीय विमान पत्तन होंगे तथा भारतीय विमानन कंपनियां इस अवधि में 1400 से अधिक अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर देंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में विमानन क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सिंधिया ने कहा कि भारत में 2014 तक 74 हवाई अड्डे थे और अब ये संख्या दुगनी होकर 148 हो गई है। एक और खबर आपको बताते हैं, जहां UNSC में शामिल हुआ ये देश चाइना और उत्तर कोरिया को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के 2024-25 के कार्यकाल के लिए दक्षिण कोरिया को टेम्परेरी सदस्य चुना गया है। दक्षिण कोरिया का UNSC में सदस्यता के लिए चयन ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के विकास में तेजी लाई है। उत्तर कोरिया की सैन्य हरकतों और इलाके में चाइना की ताकतवर गतिविधियों के बीच दक्षिण कोरिया को अब ये मौका मिल सकेगा कि वो अपनी आवाज सुरक्षा परिषद में ताकत के साथ उठा सके। इससे दक्षिण कोरिया को फायदा ये होगा कि उसे उत्तर कोरियाई मुद्दे और अन्य वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को वैश्विक मंच पर उठाने के लिए अपनी पैठ बनाने का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एशिया में एकमात्र उम्मीदवार राष्ट्र के रूप में दक्षिण कोरिया को मंगलवार को UNSC में हुई वोटिंग में चुना गया। उसे इससे पहले 2013-14 में UNSC में जगह मिली थी। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। जहां हिजाब और धर्मांतरण विवाद में घिरे स्कूल पर बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी। बता दें, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गंगा जमुना हाई स्कूल के सफल छात्र छात्राओं के पोस्टर पर विवाद हुआ जारी। हिंदू छात्राओं को हिजाब जैसा स्कार्फ पहनाए दिखाए जाने पर शुरू हुआ बवाल अब धर्मांतरण पर पहुंच गया है। इस मामले पर सरकार गंभीर और सख्त कदम उठाने की तैयारी
तैयारी में है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर बड़े संकेत दिए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने यह दावा किया है कि उन्हें कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं। दरअसल पिछले दिनों स्कूल का एक पोस्टर विवादों में आया था, जिसमें हिंदू बालिकाओं के हिजाब से मिलता जुलता स्कार्फ पहने दिखाया गया था। उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले क्लीन चिट दी, मगर बाद में उसकी मान्यता ही निलंबित कर दी गई। इतना ही नहीं, इस स्कूल की कई शिक्षिकाओं का धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगे। इन शिक्षिकाओं ने सामने आकर विद्यालय में पढ़ाने आने से पहले ही धर्म परिवर्तन की बात स्वीकार ली। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां सियासी खटास के बीच ममता बनर्जी ने पीएम मोदी जी को भेजे मीठे आम, खास है फलों की किस्म। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती है और अक्सर केंद्र सरकार के खिलाफ किसी न किसी बात को लेकर वे निशाना साधने से नहीं चूकती। भले ही ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनीतिक संबंध ज्यादा अच्छे ना हो, लेकिन इन सब के बावजूद वे हर साल पीएम मोदी को अच्छे किस्म के मीठे आम भेजना नहीं भूलती। 12 साल से चली आ रही पुरानी परंपरा का पालन करते हुए इस साल भी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को मौसमी फल भेजे हैं, जिनमें रसीले आम शामिल है। ममता सरकार के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि मंगलवार शाम को आम पीएमओ में डिस्पैच हो गए हैं। जी हाँ, खबर है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को हिमसागर, लक्ष्मण भोग और फाजली समेत तमाम किस्मों के 4 किलो आम भेजे हैं। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।